दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द आफ्टर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हमारा दूसरा तरह का जो एक्सटर्नल बाहर से जब हम रिक्रूट करते हैं किसी को, जब हम अपॉइंट बाहर से जब हम नौकरी देते हैं लोगों को, बाहर से बुला के जब देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से देते हैं, तब जॉब पोजीशन को फिल करते हैं, तब उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, वैसे मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इसको कह सकते हैं कि बाहर से जब भी हम किसी को नौकरी पे रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हमारी जो आदमियों की ज़रूरत है, जैसे मुझे अपने होलसेल मार्ट पे एक मैनेजर की ज़रूरत है, अगर मैं बाहर से किसी को रख रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 10 स्टाफ हैं, उसमें से मैं किसी को मैनेजर बना दे रहा हूँ तो इंटरनल सोर्स हो गया। लेकिन मैं बाहर से किसी को बुला के तब मैनेजर बना रहा हूँ, वो हो गया आपका, क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या क्या है? फ्रेश टैलेंट, ठीक है, नया जो व्यक्ति आएगा, जो नया लोग आएगा वो और अच्छी तरह काम करेगा, एकदम फ्रेश टैलेंट होगा। अब मान लीजिए कि एक बैंक है, बैंक में जो पुराने कर्मचारी हैं, अगर उन्हीं को आप प्रमोट करके ऊंचे लेवल पे ले आ रहे हैं तो वो उतना नया टेक्नोलॉजी से जो है रिलेशन नहीं रखते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है, नया बंदा आ रहा है, यंग बंदा आ रहा है, तो वो अच्छे से क्या कर पाएगा, फ्रेश टैलेंट रहेगा, अच्छे से बच्चों को अच्छे से बैंक में क्या कर पाएगा, नौकरी कर पाएगा, और जो टेक्नोलॉजी है बैंक में कंप्यूटर वगैरह काम करने का, वहाँ पे अच्छे से काम कर पाएगा। फ्रेश टैलेंट में मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं कि आजकल जो टीचर्स हैं वो यंग जनरेशन के, वो जानते हैं कि यूट्यूब पे कैसे पढ़ाया जाता है, वो जानते हैं नए तरीके से एग्जांपल्स देके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, वो जानते हैं कि पुराने ढर्रे से हट के कैसे अच्छी तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है, चाहे वो नॉलेज के बेसिस पे हो, चाहे वो उनके मार्क्स के बेसिस पे हो। तो ये क्या है, फ्रेश टैलेंट का अपना ही कुछ अलग फ़ायदा होता है। तो इसीलिए एक्सटर्नल, बाहर से अगर आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं, बाहर से अगर आप किसी को रिक्रूट करते हैं, तो वो एक फ्रेश टैलेंट के साथ आता है और अच्छे से काम करता है। वाइडनिंग चॉइस, बाहर से मैंने बताया था इंटरनल सोर्स में हमारे पास लिमिटेड चॉइस है, वहाँ का डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या हो जाता है, उसी का उल्टा यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है। वाइडनिंग चॉइस, हमारे पास जब हम बाहर से किसी को बुला के नौकरी पे कहते हैं तो हमारे पास क्या, अगर मान लीजिए मेरा स्कूल है, मुझे प्रिंसिपल को क्या रखना, प्रिंसिपल एक रखना है, ठीक है, प्रिंसिपल का पोस्ट खाली है मेरे स्कूल में, तो मैंने अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किया, मेरे पास अंदर से अगर मैंने किसी को पिक करके किसी टीचर को मैंने प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा दिया, तो मेरे पास लिमिटेड चॉइस रहेगी। 20 टीचर है मान लीजिए, उसी में से किसी को उठा के मुझे रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बाहर से बुलाता हूँ किसी को, बाहर से रिक्रूटमेंट करता हूँ, बाहर से लोगों को बुला कहता हूँ आओ 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 मेरे वहाँ प्रिंसिपल की कुर्सी खाली, अपना फॉर्म भर के दो, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे चॉइस रहेगा, 100 200 500 लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल। ठीक है, अगर आप बाहर से क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो आपको एक क्वालिफाइड पर्सन मिलता है, आपको अपनी उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको, जैसे प्रिंसिपल है मान लीजिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो आप अगर बाहर से बुलाते हैं तो उन लोग बाहर वालों के पास एक पता रहता है कि हम प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हर चीज़ की, हर फील्ड में, तो एक अच्छा व्यक्ति, एक क्वालिफाइड पर्सन मिल जाता है। नेक्स्ट, लेटर टेक्नोलॉजी नॉलेज। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, वही बैंक वाला एग्जाम्पल जो मैंने इसमें दिया था आपको फ्रेश टैलेंट में, वही हो जाएगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है आजकल, जो भी बाहर से अगर आप रिक्रूट करते हैं, नए लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो नए लोग आते हैं उनके अंदर कॉम्पिटिशन का वो रहता है। मैं टीचर हूँ, अगर मुझे किसी स्कूल में नौकरी मिली है तो मैं क्या करूँगा, मेरे अंदर स्पिरिट रहेगा कि अरे मुझे बढ़िया से बढ़िया करना है, वो जो पहले वाले टीचर हैं उनसे बढ़िया से बढ़िया करना है, मैं एक यंग लड़का हूँ, मुझे एकदम तबाही मचा देनी है, एकदम टॉप कराना है, 100 में 100 दिलवाना है, 100 में 100। तो ये क्या रहता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है अगर आप बाहर से किसी को बुलाते हैं। अगर अंदर से अकाउंट वाले टीचर को कह देंगे इकोनॉमिक्स पढ़ाने को, तो वो पूरा करने लगेगा, इसीलिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डिमेरिट। क्या है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, अगर आप बाहर से नौकरी लोगों को देते हैं तो एक्सटर्नल डिमेरिट क्या है इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, मान लीजिए कि बाहर से बुला के मुझे प्रिंसिपल बना दिया गया, कि मेरा स्कूल है, बाहर से बुला के मुझे प्रिंसिपल बना दिया गया, तो मेरे स्कूल के जो मैं बाहर, मेरा स्कूल है मान लीजिए, और मैंने किसी को बाहर से बुला के प्रिंसिपल बना दिया किसी नए आदमी को, तो अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं मेरे स्कूल के, जो टीचर्स हैं, जो ये सोच रहे थे कि उन्हें प्रमोट किया जाएगा प्रिंसिपल के कुर्सी पे, वो क्या होंगे, उनका मॉरल डाउन होगा, और वो क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होंगे, और वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, और उनका जो मॉरल होगा वो डाउन जाएगा, और ये अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है मोर चांस ऑफ टर्नओवर। अगर उनको लगेगा कि यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है करियर को लेके, तो वो क्या होंगे, भागेंगे, और हमें नए एम्प्लॉयज़ को लाना पड़ेगा, तो ज़्यादा टर्नओवर होगा, ये एम्प्लॉय के आने जाने का गति बढ़ेगी। ठीक है,
मतलब जो नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ हैं, उनका आना जाना लगा रहेगा अगर उनको ऐसा लग गया कि उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंसिव। अगर आप बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मैं अगर अंदर से किसी टीचर को उठा के प्रिंसिपल बना दिया अपने स्कूल का, तब क्या करना पड़ेगा? बस बैठ के 2 ठो माला पहनाना पड़ेगा, 1 ठो लड्डू खिलाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर से किसी को बुलाता हूँ तो उनके लिए फॉर्म भरवाना पड़ेगा, उनके लिए जो है जब वो प्रिंसिपल्स आएंगे 100-200 इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको नाश्ता पानी कराना पड़ेगा, उनका सत्कार करना पड़ेगा, इसमें बहुत पैसा वैसा खर्च होता है। तो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव है बाहर से एक्सटर्नल सोर्स। नेक्स्ट लेंदी प्रोसेस। ये प्रोसेस भी बहुत लेंदी है। अगर मुझे लग गया कि भाई इंटरनल सोर्स में अगर मुझे लग गया ये टीचर मेरा बहुत अच्छा है, ये प्रिंसिपल बनने लायक है, इसकी क्वालिटी है वैसी मैनेजर वाली, तो मैं क्या करूँगा, उसको उठा के बना दिया प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 दिन 2 दिन सोचने में लगेगा। लेकिन अगर मैं बाहर से बुलाऊँगा किसी को तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 ठो इंटरव्यू उसका लूँगा, हमेशा परेशान रहूँगा कि ये व्यक्ति ठीक है कि वो ठीक है कि वो ठीक है कि वो ठीक है। तो इससे क्या ज़्यादा चॉइस रहती है हमारे पास, तो ज़्यादा हमारे पास क्या रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस ये हो जाएगा अगर बाहर से आप बुलाएंगे तो। मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है कि भाई आपको जो है नौकरी है हमारे वहाँ खाली है, आ जाइए, तो आके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, ठीक है। मेथड है ये एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब बाहर से जब आप बुला किसी को नौकरी पर रखते हैं तो। कैजुअल कॉलर मतलब मैंने फ़ोन कर दिया, भाई मेरे पास पहले से डेटा था, किसी का नंबर था, मैंने कॉल कर दिया कि मेरे पास प्रिंसिपल की कुर्सी खाली है, आ जाइए, ठीक है। इंटरव्यू लेके उनको बैठा दिया। मीडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब है जो मिडिल मैन के थ्रू जो होती है, जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो पैसे लेके क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने मुझे किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनवाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक एग्जांपल है मेरे पास। होम ट्यूशन, आजकल होम ट्यूशन दिलवाने वाले, घर जाके जो ट्यूशन दिलवाने वाले मिडिल मैन कई तरह के एजेंसीज़ हैं, जैसे हमारे वहाँ गोरखपुर ट्यूटोरियल वगैरह है, कई हैं। तो क्या करते हैं, आधा पैसा फीस का ले लेते हैं पहले मंथ का और आधा टीचर को देते हैं। तो ये क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम होता है। प्लेसमेंट एजेंसीज वैसी होती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। कैंपस रिक्रूटमेंट, जो नए नए बच्चे आते हैं, जो पढ़ लिख के आते हैं, बीटेक करके आते हैं और जो है बैंक में नौकरी करने चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। मान लीजिए आपको मेरी 2 ब्रांच है, खेतान पब्लिक स्कूल 2 है मान लीजिए, तो एक में इकोनॉमिक्स का टीचर एक ब्रांच में छोड़ के चला गया, तो दूसरे ब्रांच का एक इकोनॉमिक्स का टीचर था। मैंने उससे पूछा आपकी नज़र में कोई इकोनॉमिक्स का टीचर है अपनी पहली ब्रांच के लिए? तो उसने बताया हाँ है। तो मैंने क्या किया, उसके कहने के मुताबिक मैंने वहाँ पे उसके रिकमेंडेशन से मैंने बुला लिया और अपने ब्रांच में इकोनॉमिक्स के टीचर जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे उनको अपॉइंट कर दिया। तो ये हो सकता है कि प्रेजेंट जो एम्प्लॉय हमारे पास उसके वजह से हम उसके रिकमेंडेशन पे हम किसी को नौकरी दे दें, ये एक्सटर्नल सोर्स है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, मान लीजिए बहुत सारे लेबर्स का ज़रूरत है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनके पास बहुत सारे रूरल एरिया में लेबर होते हैं काम करने वाले, उनके थ्रू। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न पे कई एडवर्टीजमेंट आते हैं कि भाई CMS में ज़रूरत है टीचर की, या वेब पब्लिशिंग जानते ही हैं। फैक्ट्री गेट क्या होता है कि जब फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ती है तो फैक्ट्री के गेट के बाहर क्या लगा दिया जाता है, पोस्टर लगा दिया जाता है कि भाई यहाँ पे लेबर की ज़रूरत है, आ जाइए। ये सब होता है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन क्या होता है हमारा, रिफर्स टू सेलेक्टिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू परफॉर्म फॉर द सुटेबल जॉब पोजीशन, ठीक है। क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब होता है सेलेक्टिंग, एक जिस बंदे को आपको पहले आपने रिक्रूट कर लिया, पहले आपने 100-200, मान लीजिए मेरा स्कूल है, मुझे प्रिंसिपल को रखना है, तो पहले आपने 100-200 प्रिंसिपल को 100-200 को बुला लिया कैंडिडेट को कि आओ मेरा प्रिंसिपल की नौकरी है। 100-200 लोग आ गए, कैंडिडेट आ गए। अब उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, वो तो रिक्रूटमेंट हो गया। 100-200 लोग जो आए, जो अपनी फाइल सबमिट किए, अपनी CV दी, अपना रिज्यूम दी, अपना सर्टिफिकेट दिखाए, वो सब तो रिक्रूटमेंट में आ गया। अब सिलेक्शन में आप उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि कौन सुटेबल है आपके स्कूल के लिए, उस जॉब परफॉर्म करने के लिए कौन सुटेबल है, किसके पास नॉलेज है, ठीक है। तो वो आ जाता है आपका सिलेक्शन, उसका मतलब होता है। हमारा आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है पहला जो आप क्या करते हैं, अपीयरेंस,
पहला जो इंटरव्यू होता है उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। पहला इंटरव्यू को हम क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड का जो इंटरव्यू होता है उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, इसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एड्रेस वगैरह पूछा जाता है कि कहाँ से आए हैं, किस कॉलेज से पढ़े हैं, किस स्कूल से हैं, ये सब चेक किया जाता है, कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस में दूसरा आ जाता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं उस दौरान ये प्रोसेस है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन टेस्ट आ जाता है। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कैंडिडेट का रिटन टेस्ट लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करते हैं उसकी, उस समय सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब कि आप कोई मान लीजिए जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना जल्दी किसी चीज़ को समझ पा रहा है, हम इंटेलिजेंस टेस्ट में देखते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आता है? एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि जब आप जिस कैंडिडेट का आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो कितना जल्दी कितना जल्दी वो नया नॉलेज को अडॉप्ट कर पा रहा है, कितना जल्दी चीज़ों को सीख पा रहा है। जब उस तरह का इंटरव्यू होता है तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब है कि जब पर्सन की ह्यूमन का बिहेवियर जब चेक किया जाता है कि वो किस तरह से जो सारे इन्वायरमेंट है बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे भी उसको बैठाया जा रहा है, मान लीजिए मैनेजर है, उसको नौकरी देना है, तो उसको कैसे वो डील कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, पर्सनैलिटी टेस्ट में वो देखा जाता है। ट्रेड टेस्ट में क्या आता है? आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है, स्किल चेक किया जाता है कैंडिडेट का उस जॉब पोजीशन के लिए जिस पे उसको क्या करना है, रखना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब आपका होता है ट्रेड टेस्ट में। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है? देखा जाता है कि वो जिसको आप प्लेस कर रहे हैं, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका मोस्ट इंटरेस्ट किस में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसको प्रिंसिपल बना रहे हैं और वो टीचर में ही खुश है, वो टीचर बन के रहना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो उसको भी आप क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो भी आप देखते हैं, वो भी इंटरव्यू करने वाले देखते हैं। थर्ड हमारा क्या जाता है सिलेक्शन प्रोसेस में? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। थर्ड हमारा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। कैंडिडेट क्या करता है? कैंडिडेट का जब सिलेक्शन टेस्ट ओवर हो जाता है उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए आता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू होता है जिसमें एक प्रॉपर पैनल एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो कि प्रोफेशनली उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके नॉलेज का, उसके कॉन्फिडेंस का, कैंडिडेट के, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज का, वर्क, उससे सैलरी का पूछते हैं कि सैलरी कितना लोगे, वर्किंग कंडीशन उसकी जानना चाहते हैं कि वो कैसा वर्किंग कंडीशन चाहता है, ठीक है, पोस्ट चाहते हैं, ये सब चीज़ें वो चाहते हैं। तो थर्ड हमारा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या आता है कि एक पर्टिकुलर पैनल, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोर्थ वाला चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। आफ्टर दिस इंटरव्यू वो क्या करता है, जो इंटरव्यू पैनल होता है वो कहता है कि आप अपना कोई रेफरेंस दीजिए, आप कहाँ से आए हैं, कैसे आपको पता चला है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट के लिए चल रहा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। तो वो कहता, मान लीजिए वो किसी दो लोग का नाम लिया कि इनको मैं जानता हूँ, इनको आप भी जानते हैं, ये है वो है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो इंटरव्यू पैनल होता है वो क्या करता है, वो चेक करता है जिसका भी जो कैंडिडेट है वो नाम बताता है, उसको वो क्या करता है, चेक करता है, क्रॉस चेक करता है कि कैंडिडेट का बिहेवियर कहता है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो जो है गलत जानकारी दे रहा है, ये सब चीज़ें चेक करता है। फिफ्थ हमारा आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। फिफ्थ हमारा क्या आ जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब है, फिफ्थ हमारा आ जाता है सिलेक्शन डिसीजन आ जाता है। फिर सिलेक्शन डिसीजन का क्या मतलब है कि जो भी कैंडिडेट पास करता है टेस्ट, इंटरव्यू और रेफरेंस चेक, उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है इस जो है सिलेक्शन प्रोसेस डिसीजन के लिए कि अब वो कैसे काम करेगा, क्या उसकी जॉब पोजीशन होगी, क्या होगा, उस सब में वो काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है तुम्हारा मेडिकल। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद होता है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको कुछ हो जाए, तो पहले से उसकी बीमारी वगैरह का चेक होता है कि मतलब ठीक ठाक है ना मेडिकल। ये हो गया आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेवन्थ वाला जॉब ऑफर। ठीक है, फिर उससे जॉब ऑफर किया जाता है, उसका टेस्ट वगैरह लेने के बाद सब कि आपको कौन सी जॉब अच्छी लगेगी, क्या करना चाहेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, जनरली रीजनेबल टाइम में बताया जाता है कि आप इतने टाइम में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसको जॉब ऑफर दिया जाता है कि आप 2 दिन बाद ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है,
नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर उनके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है कि आपको जाना नहीं है छोड़ के बीच में, ये है वो है, सारी चीज़ों को लेके फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। आफ्टर दिस, आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस इट्स योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस हमने देख लिया कि कैसे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ये इंप्रूव करता है, इट रिफर्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज एंड बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। क्या होता है ये ट्रेनिंग का मतलब, इंप्रूव करता है, स्किल को इंप्रूव करता है, एटीट्यूड को इंप्रूव करता है, आप कैसा बिहेव करते हैं उसको इंप्रूव करता है, आप जिस जॉब परफॉर्मेंस में हैं उसमें, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल व्हाइल परफॉर्मिंग जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल व्हाइल परफॉर्मिंग जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल ग्रोथ होना, सिर्फ स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियर का ग्रोथ ना होना, ओवरऑल एज ए इंडिविजुअल आपका ग्रोथ होना, ठीक है। आप कपड़ा पहन, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका सारी चीज़ों का जब ग्रोथ होता है तो उसको हम लाते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। डेवलपमेंट हमेशा याद रखिएगा वाइडर टर्म है ट्रेनिंग से, ठीक है। ट्रेनिंग किसी चीज़ की आपको दी जाती है तो किसी पर्टिकुलर चीज़ की दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट आपका नेचुरली क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए होता जाता है। तो बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग का, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, वो रिड्यूसेस लर्निंग टाइम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका ट्रेनिंग करवाता है प्रॉपरली तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी जल्दी काम होगा, और आपका जो कोई भी काम, अगर मान लीजिए मेरा स्कूल है, ठीक है, मैं टीचर्स का और प्रिंसिपल का डेली ट्रेनिंग करवाता हूँ, अच्छा उनको डेवलप करवाता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि अब वो कोई भी नई चीज़ सीखेंगे, उनको जब आदत पड़ जाएगी ट्रेनिंग की और नई नई चीज़ों की सीखने की आदत पड़ जाएगी, तो उनका जो सीखने का टाइम होगा वो कम होगा, और जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे और जल्दी मेरी बातों को समझ पाएंगे और लर्न कर पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे चीज़ों को, जल्दी कर पाएंगे। बेटर परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। एटीट्यूड परफॉर्मेंस, उनका जो तरीका होगा बातचीत करने का, वॉकिंग का, टॉकिंग का, वो सब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा ट्रेनिंग की वजह से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम होगी, जो चलाने में ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्रॉब्लम क्रिएट अगर कुछ होता है तो उसको भी सॉल्व करने में एक मैनेजर को अगर ट्रेनिंग मिलती है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा होगा। मैनेजिंग मैन पावर नीड, अगर ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी क्या होगा, और ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग का ये बेनिफिट है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या है, कैसे लोगों की ज़रूरत है, वो सब चीज़ को मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू एडेप्ट चेंजेस, जल्दी अगर कुछ चेंज भी होता है, जैसे आज का ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पहले से ट्रेनिंग मिली हुई है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ट्रेनिंग दी है, हमारे ऊपर खर्च किया है ट्रेनिंग पे, तो आज ऑनलाइन क्लासेस चलानी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग। अब हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या होता है ट्रेनिंग का एम्प्लॉयज़ को। पहले हमने देख लिया कि क्या ट्रेनिंग का बेनिफिट होगा इनको, ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम देखेंगे कि क्या ट्रेनिंग का बेनिफिट है एम्प्लॉयज़ को। अगर वो उनको अगर ट्रेन किया है तो उनके पास बेटर कैरियर ऑप्शन आ जाता है, करियर ऑप्शन आ जाता है। जैसे एक प्रिंसिपल, मेरा स्कूल है, मैंने किसी टीचर को प्रिंसिपल बना दिया, तो मैं उस टीचर को मैंने पहले बताया, समझाया कि कैसे प्रिंसिपल का काम होता है, मैंने उसको भेजा कहीं पर ट्रेनिंग के लिए, तो अब वो क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया प्रॉपर्ली, उसको काम करने का तरीका प्रिंसिपल का आ गया। अब वो कहीं भी जाएगा तो वो टीचर के लिए अप्लाई नहीं करेगा, वो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेगा, उसका प्रमोशन हो गया, उसके लिए बेटर करियर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, अर्निंग मोर, अब उसको क्या हो गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने को भी मिल जाएंगे। जब वो टीचर से प्रिंसिपल बन गया तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, और आपके पास जब आपके अंदर स्किल डेवलप होता है और ज़्यादा आप अच्छे से काम कर ले जाते हैं तो क्या होता है, आपके पास पैसे भी और आने लग जाते हैं। अब आपको अगर अकाउंटेंसी भी आती हो, इकोनॉमिक्स भी आती हो, बिजनेस भी आती हो, आप तीनों अगर अच्छे से पढ़ा ले जाते हो तो बच्चा फिर कहीं और नहीं जाएगा, आपसे ही पढ़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका और ज़्यादा फायदा होगा और बच्चे का और ज़्यादा टाइम का नुकसान नहीं होगा, नुकसान कम होगा टाइम का, उसको 4 जगह इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है बूस्ट अप द मॉरल। बूस्ट अप द मॉरल का मतलब है कि क्या करता है एम्प्लॉयज़ का, ट्रेनिंग क्या करता है, उनके मॉरल को, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बूस्ट करता है, ठीक है। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स का मतलब है कि जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती है कि आपको कैसे काम करना है, किसी मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, तो उसके लिए उसके सामने आपका मतलब कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास को ये मशीन दे दी गई है और बोला गया है कि आप इसको ऑपरेट करो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिली है तो मैं क्या कर पाऊंगा, बिना किसी उस मशीन को ख़राब किए मैं उसको क्या कर पाऊंगा, उसको अच्छे से चला पाऊंगा, तो एक्सीडेंट का चांस भी कम
कम रहेगा। ट्रेनिंग का दो तरीके से ट्रेनिंग होती है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, दो तरीके से ट्रेनिंग होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग। नाम से क्लियर है, ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जॉब के साथ साथ जो आपको ट्रेनिंग मिलती है उसको हम कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग जनरली टेक्निकल इश्यूज के लिए होता है, ठीक है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि जो जॉब आपको रुकवा के जब आप स्पेशली किसी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब व्हेन एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल परफॉर्मिंग जॉब, जब एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है व्हाइल परफॉर्मिंग जॉब, जॉब परफॉर्म करते वक्त जब एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, जब वो जॉब कर रहे हैं उसी वक्त उसी समय जब एम्प्लॉयज को बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसी को हम कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग का क्या क्या टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेता है। तो पहला है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है आपका, जब नया वर्कर जब आता है, जब नया किसी स्किल जॉब के लिए प्लेस किया जाता है लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब है जैसे कि एक इलेक्ट्रीशियन होता है, तो वो इलेक्ट्रीशियन पहले किसके अंडर में काम करता है, अपने मास्टर के अंडर में काम करता है, अपने मास्टर किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन के अंदर में काम करता है, फिर तब वो सीख पाता है, तब वो एक बिजली वाला बन पाता है, ठीक है। वो तरह तरह के तार जोड़ना सीखता है, ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। तो उसके बाद वो अच्छा एक इलेक्ट्रीशियन बन पाता है। उसी तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग में अगर एक मैनेजर है और वो क्या करेगा, किसी को अगर किसी एम्प्लॉय को अगर मैनेजर बनना है तो वो उसी मैनेजर के अंदर क्या करेगा, ट्रेनिंग लेगा जो पहले से मैनेजर बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से वो क्या गेन करेगा, वो क्वालिटीज़ को गेन करेगा मैनेजर की, और जब वो क्वालिटी गेन कर लेगा तो जो मास्टर है, जो एग्जिस्टिंग मैनेजर है, वो चला जाएगा और उसे सब कुछ सौंप देगा, अब वो जॉब परफॉर्म करेगा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल हैं, मेरे स्कूल में प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और उन्हें क्या करना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है, ठीक है, उनको डायरेक्टर बनाना है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं वो 2 महीने पहले क्या किए, प्रिंसिपल को अपने अंडर में लिए, उसको क्या किए, समझाया कि डायरेक्टर का काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या होता है। और 2 महीने बाद जब प्रिंसिपल सब सीख गए तो डायरेक्टर जो पहले वाले थे वो चले गए और ये क्या हो गए, उनकी जगह ये डायरेक्टर बन गए। तो ये क्या होता है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। यानी कि एक मास्टर होता है, एक सिखाने वाला होता है, एक गुरु होता है, एक गाइडेंस देने वाला होता है, ठीक है, एक ट्रेनर होता है जो ट्रेनी को जो ट्रेन करता है, ठीक है, एक ट्रेनर होता है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आप कह सकते हैं एक ट्रेनर होता है जो किसको गाइड करता है, ट्रेनी को गाइड करता है, ठीक है। और जब ये ट्रेनी पूरी तरह से समझ जाता है चीज़ों को, तब यही ट्रेनी क्या बन जाता है, उसकी जगह पे ट्रेनर बन जाता है। ये होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग का जॉब रोटेशन। जैसे बैंक वगैरह में आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक काउंटर नहीं पकड़ाया जाता है, कभी किसी काउंटर बैठा दिया जाता है, कभी किसी काउंटर बैठा दिया जाता है, कभी किसी काउंटर बैठा दिया जाता है। इससे क्या होता है, उनकी जॉब को रोटेट करते रहा जाता है कि तुम कभी यहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो, कभी यहाँ बैठो, ताकि वो सारी चीज़ों को, सारे काउंटर्स को समझ पाएँ कि हर काउंटर पर क्या काम है, कैसे है, ताकि उनको एक ट्रेनिंग मिल पाए जॉब के साथ साथ, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम जॉब रोटेशन। नेक्स्ट हमारा आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक एग्रीमेंट होता है कॉरपोरेट जो कंपनियां होती हैं उनके और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बीच में, कि वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट अपने थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, और उनका एग्रीमेंट होता है। इंटर्नशिप का मतलब एग्रीमेंट बिटवीन कॉरपोरेट हाउसेस विथ किसका एग्रीमेंट होता है, एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जो जगह होती है जहाँ पे आप पढ़ते लिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को कॉर्पोरेट हाउस भेजते हैं, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप का मतलब अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने जो अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दी है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज दी है, उसको ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस में भेज के वहाँ पे अप्लाई करवाते हैं प्रैक्टिकली। और इसके बदले में कॉर्पोरेट हाउसेस बहुत ही कम, जैसे IIM है, मान लीजिए एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है IIM, जहाँ पे MBA वो कराता है,
तो वो क्या करता है, अपने जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करता है, HDFC बैंक भेज देगा या किसी भी ऐसी जगह भेज देगा जहां मैनेजमेंट का काम है। वो वहां पे जाके अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करवा के उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक तरह का प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर देता है। और वहां पे बहुत कम जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो बहुत कम पे करती हैं इंटर्नशिप का। यही होता है आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग का एक और तरीका, इंटर्नशिप। ठीक है। इंडक्शन का क्या मतलब होता है? इंडक्शन का मतलब होता है एक तरह की, ये कह सकते हैं आप, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब आप कह सकते हैं ये क्या होता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मतलब जो नया एम्प्लॉय आया है उसको सभी से मिलवाना, सभी से अवगत कराना कि भाई ये आपके प्रिंसिपल हैं, ये आपके ये हैं, ये आपके वो हैं। मान लीजिए मेरा स्कूल है, कोई टीचर नया आया है, उसको मिलवाना सभी से इंटरेक्ट करवाना ताकि वो सबको जान पाए, उसकी एक ट्रेनिंग हो पाए, अच्छे से वो काम कर पाए, उसका मॉरल बूस्ट हो, उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह से एक लगे, वो ये ना सोचे कि हम बाहर से आए हैं, नए हैं। उसी को हम कहते हैं इंडक्शन, जिसको आप कह सकते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कह सकते हैं इसको। कोचिंग, नेक्स्ट आपका आ गया कोचिंग। कोचिंग कभी कभी क्या होता है कि एक तरह की स्कूलों वगैरह में टीचर्स के लिए कभी कभी क्या होता है कि कोचिंग भी करवाई जाती है किसी चीज़ की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की या किसी भी चीज़ की। तो उसको आप कह सकते हैं एक तरह से सुपीरियर्स में आता है, ट्रेनर आता है, ट्रेन करके एक दिन के लिए चला जाता है, इसको कह सकते हैं आप कोचिंग टाइप का होता है ये। ठीक है। तो सो दिस वाज योर ऑल ऑन जॉब ट्रेनिंग का एक टेक्निक था जिसके थ्रू ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे 5 दिए हुए हैं मेनली। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग पे। ऑफ जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जो कि ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन। जहां पे वो काम कर रहे हैं उससे दूर ले जाके उनको क्या करना, ट्रेन करना। विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम जॉब, जॉब से उनको ब्रेक देना, उनको जॉब नहीं करना। मान लीजिए मैं बिजनेस का टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, तो मुझे अगर ट्रेनिंग देनी है मेरे प्रिंसिपल साहब को, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप 2 दिन स्कूल नहीं आएंगे, 2 दिन चले जाइए बलिया चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, वहां पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, 2 दिन आप वहीं रहेंगे, स्कूल आप 2 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन आप काम नहीं करेंगे, 2 दिन आपको ऑफ जॉब ट्रेनिंग में जाना है, आपको अपनी जॉब से विश्राम लेना है और ट्रेनिंग में जाना है। दिस इज ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। तो ऑफ जॉब ट्रेनिंग का क्या होता है टेक्निक? कॉन्फ्रेंस या क्लासरूम लेक्चर। ठीक है। मैं वहाँ पे गया लखनऊ में, मान लीजिए वहाँ पे एक बड़ी सी सभा आयोजित की गई, कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, या वहाँ पे कोई क्लासरूम लेक्चर वगैरह दिया गया। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई जो है, मान लीजिए कि किसी बड़े स्कूल का, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का कोई बड़ा प्रोफेसर आया हुआ है, उन्होंने एक लेक्चर दिया सभी टीचर्स को बैठा के लखनऊ के एक ऑडिटोरियम में। ये आप कह सकते हैं एक तरह का जो है ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे कैसे आपको काम करना चाहिए, प्रेजेंट एनवायरनमेंट क्या कहता है, इस सब चीज़ों को फोकस करते हुए एक स्पेशल मैसेज, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है। और इसमें ऑडियो विजुअल का भी यूज़ किया जा सकता है, प्रोजेक्टर वगैरह लग सकते हैं, और जो ट्रेनी आए हैं वो क्या कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ स्लाइड्स वगैरह दिखा के यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की ट्रेनिंग को हम कहते हैं क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट हमारा आता है वेस्टिबुल स्कूल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक डुप्लीकेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा डमी आपने देखा होगा कई बार, कार वगैरह का डमी होता है, फ़ोन वगैरह का डमी होता है, ताकि जैसे आप कहीं फ़ोन लेने गए होंगे किसी मोबाइल शॉप की दुकान पे, तो आपको डमी दिखाता है हमेशा, ताकि आप उसे गिरा भी दे अपने हाथ में लेके, कैसे भी चलाएं तो कोई फ़र्क ना पड़े, ताकि वो मशीन, उसकी नई मशीन ख़राब ना हो। अगर वो नया फ़ोन आपको दे देगा तो आप क्या करेंगे, कहीं आपके हाथ से छूट गया, कहीं कुछ हो गया तो उसका लॉस हो जाएगा ना। लेकिन इसीलिए वो आपको मोबाइल शॉप पर जब भी जाएंगे आप मांगेंगे कि सैमसंग का S11 दीजिए, तो आपको डमी थमाएगा। डमी मतलब एक डुप्लीकेट पीस थमाएगा, उसका नॉन वर्किंग डुप्लीकेट पीस थमाएगा, जिस पे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए, उसको गिराइए, फोड़िए, तोड़िए, वो कुछ नहीं बोलेगा शॉपकीपर। उसी तरह से वेस्टिबुल स्कूल होता है, जहां पे एक डमी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो है मशीन्स पे अपना हाथ आजमा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मशीन्स को, एक डमी मशीन्स को ऑर्गेनाइजेशन की यूज़ करके उसको जो है
सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग गेन कर सकते हैं। ये होता है सेकंड तरीके का ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ये डमी इसलिए होता है ताकि जो मेन महंगे एक्सपेंसिव मशीन्स है उस पर उसको आप ख़राब ना करें, उसको एम्प्लॉयज़ ख़राब ना करें। नेक्स्ट होता है फिल्म। कभी कभी फिल्म दिखा के भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है कि देखिए इन्होंने इस कैसे काम किया। कोई शॉर्ट फिल्म बना दी जाती है, उस पर उनको दिखा के बताया जाता है कि ऐसे 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 हमें करना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी ऑफ जॉब ट्रेनिंग होता है। केस स्टडी, अगर किसी कोई मान लीजिए मुझे अपने कंपनी का सेल बढ़ाना है, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को इसके लिए उत्साहित करना है, मोटिवेट करना है कि भाई हमारी कंपनी का सेल बढ़ाना है हमें, ठीक है। उनको ट्रेनिंग देनी है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करें। तो उनको मैं क्या दिखाऊंगा, केस स्टडी, कि कैसे किसी केस स्टडी का मतलब कि अगर पहले कुछ ऐसा केस हो चुका है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन ले चुका है, उसका पूरा स्टडी मैं उन्हें दिखाऊंगा। तो उसकी ट्रेनिंग को हम कहते हैं केस स्टडी। जैसे मुझे सेल अगर बढ़ानी है तो मैंने अपने एम्प्लॉय को ट्रेन किया कि कैसे सेल बढ़ेगी, इनकी केस स्टडी देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का केस स्टडी देखिए। केस स्टडी मतलब अगर पहले यही काम किसी कंपनी ने किया है उसका पूरा प्रोसीजर बताना, उसको कहते हैं केस स्टडी। पहले ही सेम केस अगर आ चुका है तो उसका पूरा प्रोसीजर बताना, उसी को कहते हैं केस स्टडी। जैसे मेरा पार्ले जी मान लीजिए कंपनी है और मैंने कहा कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कहना होगा कि वो पार्ले जी बिस्किट का सेल बढ़ाए, ठीक है। उसके लिए ट्रेनिंग के लिए मैंने उन्हें बुलाया, ठीक है। सभी एम्प्लॉयज़ को ऑल ओवर इंडिया से मैंने बुलाया पार्ले जी के। और अब क्या हुआ, मैंने उनको वहाँ बुला के बताया कि ऐसा इसी तरह से सेल बढ़ाने के लिए ब्रिटानिया ने क्या क्या किया था, ठीक है। तो यही हो गया केस स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर मॉडलिंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है कि ट्रेन किया जाता है कंप्यूटर मॉडल के थ्रू, ठीक है, कंप्यूटर पे दिखा उखा के और प्रोग्राम्स जो है इंस्ट्रक्शन दिखा के कि भाई इन दिस मेथड द एम्प्लॉय कैन लर्न। एम्प्लॉय इसमें लर्न कर लेते हैं बिना कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व किए, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, इसमें उनको सिखाया जाता है स्पेसिफिक स्किल के थ्रू, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर मॉडल के थ्रू जैसे लैपटॉप वगैरह पे दिखा के उनको बताया जाता है कि कैसे 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 काम करते हैं। यही आपका हो गया सिंपल सा ऑफ जॉब ट्रेनिंग का पूरा टेक्निक। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब हम इंडस्ट्रीमेंट पढ़े थे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, तो इसका फ़ायदा भी है। वो आप जनरल चीज़ें हैं कि एक नए एम्प्लॉय को अगर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लाते हैं, अगर हम उसका मेल जोल बढ़वाते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से, जो पहले से हमारे पास स्टाफ है उससे अगर हम उसका मेलजोल बढ़वाते हैं नए वाले को, तो उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे, उसको लगेगा वो फैमिली जैसा है, वो अच्छे से काम करेगा। यही सब इसके फ़ायदे हैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ये आपका चैप्टर फिनिश।